Hello, my dear students. So today we are going to start with a new chapter, that is structure of atom, and this is the second chapter in your book, and this is of 9 marks. This chapter is of 9 marks in CBSE board. So let's start with the definition of atom. क्योंकि structure of atom पूरा chapter understand करने से पहले आपको atom की definition पता होनी चाहिए, right? So what is atom? Atom are the fundamental building blocks of matter. Matter, अब matter क्या होता है बेटे? Matter which which occupies space and have mass, that is called as matter. So matter जो है वो मॉलिक्यूल से बना होता है, ठीक है। मैटर किससे बने होते हैं? मॉलिक्यूल से बने होते हैं। और मॉलिक्यूल किससे बने होते हैं? मॉलिक्यूल बने होते हैं एटम से। So that's why atoms are the fundamental building block of matter. मतलब मैटर जब बनेंगे तो उसकी जो बिल्डिंग ब्लॉक होगा वो क्या होगा? एटम होगा। Now atoms are made up of subatomic particles. कौन कौन से पार्टिकल्स होंगे इसमें? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फर्दर प्रोटॉन्स होंगे और न्यूट्रॉन्स होंगे। तो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एटम में। अब बच्चे, आप लोगों ने 9th क्लास में एटम का स्ट्रक्चर, थोड़ा सा बेसिक सा स्ट्रक्चर तो आपने स्टडी किया है। किस तरह से होता है? इस तरीके से। बीच में क्या होता है बेटे? बीच में होता है हमारे पास न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन और न्यूट्रल न्यूट्रॉन, राइट। और उसके अराउंड क्या होता है? उसके अराउंड होते हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, और उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो डेंस न्यूक्लियस होता है, जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उसके अराउंड एक स्फेयर होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो जो सफेयर आपको दिख रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं? फर्दर फिर सेल्स कहते हैं। यहाँ तक की इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी होगी क्योंकि आपने 9th क्लास में ये स्टडी किया हुआ है। 3 डायमेंशनल का आप इसको देखो तो आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा। बीच में आपके पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और इस तरीके से स्फेयर होते हैं जहां पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरीके से स्फेरिकली घूमते रहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं बेटा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये बेसिक सा आइडिया जो मैंने आपको दे दिया। और इस चैप्टर में हमने ओवरऑल यही स्टडी करना है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस तरीके से डिस्कवर हुए, फर्दर क्या क्या चीजें आई। तो बेसिकली जो ओवरऑल चैप्टर है वो इलेक्ट्रॉन के आसपास ही घूम रहा है ये, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, जिसमें कि हम आज के लेक्चर में बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली, ठीक है। चलिए, so an insight into the structure of atom was obtained from the experiments and on electrical discharge through gases। मतलब कि जब भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो हमने शुरुआत की थी, उस शुरुआत में क्या हुआ था? उस शुरुआत में सबसे पहले जो हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो किसके ऊपर था? इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस थ्रू गैसेस। मतलब गैसेस के थ्रू आपने इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करवाना है। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस थ्रू गैसेस। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था सबसे पहले जो हमने मतलब साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया था। वहां से फिर चीजें आगे जाती गई और फर्दर हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स आए फिर, ठीक है। सो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1813 में माइकल फेराडे ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। एक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया गया, जहां पे क्या हुई? फिर केमिकल रिएक्शंस हुई, और वो केमिकल रिएक्शंस कहाँ हुई? इलेक्ट्रोड के ऊपर हुई, ठीक है। which resulted in the liberation and deposition of matter at the electrode। उसके रिजल्ट में आपको क्या मिला कि जो इलेक्ट्रोड हमने यूज की थी वहां पे लिबरेशन हो रही थी और डिपोजिशन हो रही थी मैटर की, ठीक है। अब इसको मैं डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे पास यहाँ पे है एक कंटेनर जिसमें हमने लेके रखा है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द मूवमेंट ऑफ आयंस। जैसे कि आपके पास यहाँ पे मान लीजिए कोई Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव, तो दो आयंस होंगे ना, NaCl का मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट है, तो वहां पे आपके पास दो आयंस होंगे, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को हम क्या कहेंगे? कैटायंस, और नेगेटिव आयंस को क्या कहेंगे? हम एनायंस कहेंगे। इसमें हम डालेंगे कैथोड और एनोड। ये क्या है? रॉड्स होती है मेटल की, और इनको जो पॉजिटिवली जहां मतलब एक को हम क्या कहते हैं? कैथोड, जो नेगेटिवली चार्ज होगा। जो पॉजिटिवली चार्ज होगा उसको हम क्या कहेंगे? फिर एनोड कहेंगे। और हम क्या करेंगे? इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो यहाँ पे जो कैटायंस और एनायन है उनकी क्या होगी बेटा? मूवमेंट होगी, और धीरे धीरे जैसे पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है वो नेगेटिव कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जो
पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज होंगे वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। हमें पता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगी, यहाँ पे लिबरेशन होगी, आयंस की डिपोजिशन होगी, और धीरे धीरे यहाँ पे इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हो जाएगा, एक केमिकल रिएक्शंस हो जाएंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे ओवरऑल जो है वो केमिकल रिएक्शंस होने के बाद ओवरऑल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो जब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। तो उस टाइम पे हमें ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, इनिशियली बस ये पता था कि जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है इसमें कोई पार्टिकल्स हैं जो फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियल जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ था 1830 में, जो माइकल फैराडे ने किया था, उन्होंने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है यहाँ पे उसका एक पार्टिकुलेट नेचर है, ठीक है। कैसा नेचर है बेटा, पार्टिकुलेट नेचर है इलेक्ट्रिसिटी का। अब इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने फर्दर और एक्सपेरिमेंट किए फिर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, पार्टिकुलेट नेचर है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स कौन से हैं उसकी हम फर्दर अब एक्सपेरिमेंट करके स्टडी करेंगे, ठीक है जी। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, कैसे ये हुआ। तो पहले तो वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ, फिर 1815 में जब साइंटिस्ट ने फिर से स्टडी करना शुरू किया, जहां से उनको आइडिया है कि पार्टिकुलेट नेचर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वहां से उनको आइडिया है कि हमें फर्दर कुछ और एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे जिससे कि हमें एग्जैक्ट पता चले कि कौन से पार्टिकल हैं वो। सो 1850 में फेराडेज जो थे साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब में एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसको हमने क्या कहा था, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहा था, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या किया, एक उन्होंने ट्यूब ले ली। ये ट्यूब जो थी वो ग्लास की बनी हुई ट्यूब थी, ठीक है। इस ट्यूब में उन्होंने दो क्या ले ली बेटा, इलेक्ट्रोड ले लिए। दो मेटल इलेक्ट्रोड ले लिए, एक को हमने क्या बोला कैथोड, और दूसरे को हमने क्या बोला फिर एनोड बोल दिया। इसमें हमने वैक्यूम पंप लगा दिया, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना था, इसको इवैक्यूएट करवाना था। मतलब कि जैसे यहाँ लिखा ना, पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब्स। पार्शियली इवैक्यूएटेड का मतलब होता है कि यहाँ पर जो गैसेस हैं आपने उनको पंप की हेल्प से बाहर निकाल देना है। अब इसको आप बाहर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ पे पार्टिकल्स का फ्लो होगा तो हो सकता है कि जो गैसेस बीच में ट्यूब के अंदर जो गैसेस प्रेजेंट होंगी वो उसके साथ टकरा जाएं, और हमें फाइनली कुछ अच्छे रिजल्ट ना मिले। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पे, हमने तो नहीं पर साइंटिस्ट ने क्या किया कि वैक्यूम पंप लगा दिया, जिससे कि उन्होंने यहाँ पे क्या किया, इवैक्यूएट क्रिएट कर दिया, मतलब इवैक्यूएटेड ट्यूब हो गई अब ये, ठीक है। Now, a cathode ray tube is made of glass containing two thin pieces of metal called electrode sealed in it. अब यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, मेटल्स के इलेक्ट्रोड ले लिए, कैथोड और एनोड, ठीक है। नाउ अब हमने क्या किया, द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली एट वेरी लो प्रेशर। अब जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा, वो कब ऑब्जर्व किया जा सकता था, जब हम बहुत लो प्रेशर मेंटेन करेंगे, और दूसरा कि हाई वोल्टेज सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये दो कंडीशन हमने यहाँ पे अप्लाई की, एक तो हमने प्रेशर को लो रखा, प्रेशर को लो रखा तो ये जो गैसेस का यहाँ पे जो था वो मेंटेन रहा। दूसरा हाई वोल्टेज अप्लाई किया। हाई वोल्टेज के अप्लाई करने से क्या हुआ कि करंट जो है वो यहाँ पे फ्लो होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब करंट जब फ्लो होगा तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकलेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कैथोड साइड से जैसे ही आपने हाई वोल्टेज अप्लाई किया ना, तो करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, और पार्टिकल्स की फॉर्म में उसने स्टार्ट किया, मतलब कि करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल मूविंग इन द ट्यूब फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुई कि जैसे ही हमने करंट यहाँ से पास करवाया, फ्लो करवाया, तो एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल मूव हुई, ठीक है। स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स मूविंग इन द ट्यूब फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। मतलब कि जो यहाँ पे पार्टिकल्स मूव कर रहे थे वो कहाँ से आ रहे थे, वो पार्टिकल्स आ रहे थे बेटा कैथोड की साइड से, ठीक है। कहाँ से आ रहे थे, वो कैथोड की साइड से आ रहे थे, और कहाँ जा रहे थे, एनोड की तरफ को जा रहे थे। तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे, क्योंकि ये कैथोड की साइड से आ रहे थे, कैथोड क्या नेगेटिवली चार्ज है, तो ये जो पार्टिकल्स यहाँ से जा रहे थे, फ्लो कर रहे थे, वो कौन से थे, नेगेटिवली चार्ज थे। और क्योंकि ये कैथोड साइड से आ रहे थे, इसलिए हमने इसको क्या कहा, कैथोड रे, मतलब कैथोड की साइड से वो पार्टिकल मूव कर रहे थे, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा था फिर यहाँ पे। अब जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ तो हमने इसको नाम दे दिया फिर कैथोड रेज और कैथोड रे पार्टिकल, ठीक है। और कैथोड रे क्यों, क्योंकि कैथोड की साइड से वो पार्टिकल्स मूव कर रहे थे।
अब जब ये प्रैक्टिकल परफॉर्म हुआ तो उनको ये आइडिया तो हो गया कि यहाँ पे पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली उनको विजिबल नहीं हो रहा था कि किस तरह के पार्टिकल्स हैं और वो पार्टिकल्स किस किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि जो आपके पास एनोड थी ना बेटा, एनोड, इसमें उन्होंने क्या कर दिया, मतलब वहां पे छोटे छोटे होल बना दिए। देखो यहाँ पे ये एनोड वाला था ना, ये एक एनोड की रॉड थी यहाँ पे, कैथोड एनोड। तो यहाँ पे क्या किया, छोटे छोटे यहाँ पे होल बना दिए। जब होल बनाए तो उसके पीछे उन्होंने क्या किया, उसके पीछे उन्होंने यहाँ पे एक फ्लोरिसेंट मटेरियल यूज कर लिया। कौन सा मटेरियल, फ्लोरिसेंट, जैसे कि जिंक सल्फाइड। ये मटेरियल क्या करता है कि जब भी इसके ऊपर कोई कुछ चीज स्ट्राइक करेगी ना तो ये ग्लो करता था। ठीक है, ये ग्लो करेगा। सो द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड वाज फर्दर चेक्ड बाय मेकिंग अ होल इन द एनोड, एनोड पे होल कर दिए, एंड कोटिंग द ट्यूब बिहाइंड एनोड, और एनोड के पीछे उन्होंने इसको कोट कर दिया। कोट किससे किया, फॉस्फोरेसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड से। सो जब यहाँ पे रेज फ्लो करेंगी, पार्टिकल्स फ्लो करेंगे, और जब ये इस एनोड से जो होल के थ्रू बाहर निकलेंगे और यहाँ टकराएंगे जाके, तो ग्लो होगा फिर वहां पे। ठीक है। So when these rays after passing through anode strike the zinc sulfide coating, a bright spot is developed on the coating. एक bright spot develop हो रहा था, जिससे कि उनको ये कंफर्म हो गया कि कैथोड की साइड से पार्टिकल्स आ रहे हैं और वो पार्टिकल्स एनोड की तरफ जा रहे हैं, और वो एनोड पे जाके जो हमने यहाँ पे कोटिंग की थी वहां पे टकरा के वो ग्लो कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा उनको और डिस्कवरी जब इलेक्ट्रॉन की होने वाली, तो उसके पहले ये आइडिया हो गया कि हाँ, यहाँ पे एक पार्टिकल ट्रेवल कर रहे हैं जो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। ठीक है जी। अब जो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स थे उनमें उन्होंने और एक्सपेरिमेंट किए कि अगर हम ये जो कैथोड रे ट्यूब है और ये जो पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं, इन पार्टिकल को अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई करेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है। तो ये भी एक्सपेरिमेंट का ही एक हिस्सा समझ लो आप। तो उन्होंने क्या किया कि जो फ्लो था पार्टिकल्स का, वो कहाँ स्ट्रेट जा रहा था, बी पॉइंट पे वो जा रहे थे। ठीक है, बी पॉइंट पे वो ग्लो कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई की या फिर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, तो जो इसका पाथ था वो डेविएट हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, जैसे ही आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई की, तो आप देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे ही हमने कैथोड रे से पार्टिकल आए, तो हुआ क्या कि आपने यहाँ पे अप्लाई की इलेक्ट्रिकल फील्ड। पहले आप ऐसे कंसीडर करो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करी। तो क्योंकि कैथोड जो थे जहां से वो पार्टिकल्स आ रहे थे वो नेगेटिवली चार्ज थे। ठीक है, कौन से पार्टिकल थे बेटे, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे। अब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे तो वो कहाँ जाएंगे, ऑब्वियसली पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। तो ये डेविएट करके कहाँ चले गए, पॉजिटिव पॉइंट पे चले गए, इस पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट पे। ठीक है। और जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, तो उस पॉइंट पे क्या हुआ कि जो नेगेटिव चार्जेस के पार्टिकल्स थे वो बी स्पॉट पे भी नहीं गए ना, वो ए पे गए, वो कहाँ गए, सी स्पॉट पे गए। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, डेविएशन हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है, डेविएशन हो रही है। डेविएशन का मतलब होता है कि पाथ जो स्ट्रेट था, आप उससे डिफरेंट पाथ पे जा रहे हो, डेविएट हो रहे हो। ठीक है। तो फर्दर फिर आए थॉमसन जी ने यहाँ पे कहा कि ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे तो हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने कुछ ऐसा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे थे, जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे थे, उसकी स्ट्रेंथ पे उन्होंने काम किया कि कितने अमाउंट में हम ये अप्लाई करेंगे। कुछ इस तरीके से अप्लाई करेंगे कि हम इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस कर सकें। जब ये बैलेंस हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो ए और सी स्पॉट पे ना जाके वो कहाँ जाएगा, बी स्पॉट पे ही जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स जो थे वो धीरे धीरे वहां पे उनको क्लियर होते चले गए। एंड फर्दर फिर थॉमसन ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने ये कहा कि जो अमाउंट ऑफ डेविएशन है, जो डेविएशन हो रही है, अमाउंट ऑफ डेविएशन जो हो रही है पार्टिकल्स की फ्रॉम देयर पाथ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड, ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। वो फैक्टर क्या क्या थे, पहला फैक्टर था द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल, कि जो पार्टिकल है उनके ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज है, ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, कम नेगेटिव चार्ज है। अगर ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ज्यादा चार्ज होगा, ठीक है, देन
द इंटरेक्शन, जो इंटरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ, वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और उसकी वजह से डेविएशन भी क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट रहा हमारा। सेकंड पॉइंट क्या था, द मास ऑफ पार्टिकल, मतलब जो पार्टिकल था उसका मास कितना होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली भारी चीज को हिलाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और अगर कोई लाइटर सी चीज है, कोई माप, अगर आप डेली लाइफ में कंसीडर करो तो लाइटर पार्टिकल होगा तो उस केस में आप उसको इजीली मूव कर सकते हो। तो लाइटर पार्टिकल होगा तो ग्रेटर डिफ्लेक्शन होगी, और हैवी पार्टिकल होगा तो लेस डिफ्लेक्शन होगी। और थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या रहा, द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, कितनी स्ट्रेंथ रहेगी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, so the deflection of electron from its original path increases with increase in voltage across the electrode और the strength of the magnetic field, मतलब कितनी डेविएशन होगी वो डिपेंड करेगा कि कितनी स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की, कितनी वोल्टेज आप थ्रू दी इलेक्ट्रोड सप्लाई कर रहे हैं। तो ये तीन फैक्टर्स थे जो डेविएशन को क्रिएट कर रहे थे वहां पे, राइट। अब इन तीनों को मूव करने के लिए फर्दर ऑन एक्सपेरिमेंट किए होंगे, जो हमने कहा कि हमने स्ट्रेंथ को बैलेंस करना है, इस तरीके से बैलेंस करना है कि वो ए और सी पे ना जाके वो बी स्पॉट पे जाए। सो फाइनली जे थॉमसन ने अपने जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ उसको समराइज किया, और समरी में क्या क्या पॉइंट्स आए फिर। फर्स्ट पॉइंट रहा, द कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड, ऑब्वियसली। सेकंड पॉइंट था, दीज रेज देमसेल्फ आर नॉट विजिबल, ये विजिबल नहीं थी, लेकिन उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए हमने क्या किया, कुछ मटेरियल यूज किए जिनको हमने क्या कहा, फ्लोरिसेंट और फॉस्फोरिसेंट मटेरियल यूज किए। और उसकी वजह से फिर वहां पे जब भी वो पार्टिकल्स हिट कर रहे थे तो वहां पे क्या हो रहा था, ग्लो हो रहा था। और इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉमन एग्जांपल है पुराने टाइम के टेलीविजन। ठीक है, अब तो चलो स्मार्ट टेलीविजन आ गए हैं, लेकिन अब पहले क्या होता था कि जो टेलीविजन थे वहां पे हम ये चीज जो कैथोड रे का कंसेप्ट था वो वहां पे यूज होता था। ठीक है, सो टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स आर कैथोड रे ट्यूब्स एंड टेलीविजन पिक्चर्स रिजल्ट ड्यू टू फ्लोरेसेंस ऑन द टेलीविजन स्क्रीन कोटेड विद सर्टेन फ्लोरिसेंट और फॉस्फोरिसेंट मटेरियल, मतलब वहां पे इस कंसेप्ट को फिर यूज किया था। और फिर टेलीविजन आए जहां पे बैठ के हमारे मम्मी पापा रामायण महाभारत देखा करते थे। चलिए थर्ड पॉइंट है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे, लेकिन अगर आप अप्लाई करते हैं तो वहां पे कैथोड रेज का बिहेवियर चेंज हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा कि वो पॉजिटिव वाली साइड जो है वो जिस जिस तरीके से आप वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो उस साइड को डेविएट हो जाएंगे। ठीक है, suggesting that cathode rays consist of negatively charged particle called electrons। तो उससे भी एक क्लैरिटी मिली कि जब भी हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई की तो वो पॉजिटिव की साइड को, वो आपके जो पाथ था वो डेविएट हो गया। तो उससे ये क्लैरिटी मिली कि जो पार्टिकल वहां पे ट्रेवल हो रहे हैं वो 100% नेगेटिवली चार्ज्ड ही पार्टिकल हैं, क्योंकि वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को ही जा रहे थे और डेविएशन भी उसकी उसी तरीके से हो रही थी। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट था द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, जो हमने फाइनली उनको कहा कि वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो थॉमसन ने वहां पे बता दिया कि इन पार्टिकल को हमने क्या कहना है, अभी इलेक्ट्रॉन्स कहना है, जो नेगेटिवली चार्ज होंगे। जब भी हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज आगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहां पे जब वो चार्ज आया तो वो चार्ज भी कौन सा था, फिर नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, नेगेटिव चार्ज था उसके ऊपर, जो हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। So the characteristics of cathode ray do not depend upon the material of electrode, मतलब कि जो आपने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें आपने कौन सा मटेरियल लिया, आपकी जो कैथोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही थी। चाहे आपने किसी भी मटेरियल की रॉड ली हो या फिर कोई भी गैस इफ इन केस अगर वहां पे थी, तो उसके गैस के नेचर से भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब हम आगे फर्दर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की बात करेंगे तो वहां पे ये सारे पॉइंट्स जो है वो थोड़ा वेरी करेंगे, तभी तो हमारे पास फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होगी, राइट। सो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, हमारे रिजल्ट हैं जो एक्सपेरिमेंट हमने अभी पीछे डिस्कस किए। सो फाइनली कंक्लूजन क्या है, thus we can conclude that electrons are basic constituent of all the atom। तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी एटम की बात होगी, ठीक है, जब भी एटम की बात होगी तो एटम का जो एक सब एटॉमिक पार्टिकल होगा वो कौन होगा, वो होगा आपका इलेक्ट्रॉन।
और फर्दर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे. So that's all for today. Do like and subscribe the channel. If you have any doubt, you can comment in the comment section.